हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 विच इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी जो कि मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है वो लेवी मतलब कब लगाया जाएगा। लेवी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। जीएसटी जो आपका कब लगेगा, लायबिलिटी क्या है, लगाया कब जाएगा, वो लेवी है। और दूसरा क्या है उसका? कलेक्शन। लगाएंगे तो ऑब्वियसली कलेक्ट भी करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो पूरा चैप्टर है बेटा, ये 2 फेजेस के अंदर मैं इसको डिवाइड करती हूँ। अब वो 2 फेजेस क्या क्या से है, क्या क्या है देखो। एक तो मेरा बिल्कुल सिंपल सुपर ईजी फेज है जिसके अंदर हम ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर क्या होती है, एक्सपोर्ट अगर हो रहा है गुड्स और सर्विस का तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है। इसके अंदर सारा का सारा वो कंटेंट है जो कि आपने मोरलेस पहले यूनिट्स के अंदर पढ़ रखा है। फिर जो सेकेंड फेज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? एक न्यू टाइप की स्कीम है जो कि एक टैक्स पेयर को ऑफर करी जाती है जिसको हम बहुत प्यार से कॉम्पोजिशन लिवाई भी कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है कॉम्पोजिशन लिवाई। हाउएवर मैं फटाफट से चैप्टर का आपको फेज 1 करा देती हूँ ताकि आपके जो पुराने कंसेप्ट है वो आपके ब्रशअप हो जाए और कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स है वो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे बताओ कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। टैक्सेबल इवेंट क्या है मैम? एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना जिसकी अक्रेंस से, हैपनिंग से मेरी टैक्स की लायबिलिटी ट्रिगर हो जाती है। जब तक वो इवेंट नहीं तब तक टैक्स नहीं, जैसी इवेंट हुआ वैसी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो, टैक्सेबल इवेंट इन द लॉ की नज़रों में टैक्सेबल इवेंट क्या है? एक वैसा इवेंट है जिसकी हैपनिंग से ट्रिगर हो जाती है मेरी टैक्स की लायबिलिटी, मेरे लॉ के जितने भी प्रोविजन है वो लागू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेटा आपसे इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ, पढ़ के आए हो? बिल्कुल पढ़ के आए। तो भैया इनकम टैक्स कब देना है मैम? सिंपल ईजी, इनकम टैक्स मुझे देना है जब मैं इनकम कमाऊंगी, अनलेस एंड अनटिल आई अर्न इनकम। जब तक कि मैं इनकम कमाऊंगी नहीं तो इनकम टैक्स के प्रोविजन मेरे अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो वही चीज़ है। एग्जाम्पल, अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल इवेंट इज अर्निंग ऑफ इनकम। उस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से इनकम टैक्स के प्रोविजन लागू हो जाएंगे मैम? अर्निंग ऑफ इनकम। Thus, earning of income is trigger point and once the person earns the income, he is covered by the provision of Income Tax Act। अब मैं जीएसटी की बात करती हूँ। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है मैम? सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो बोथ हो, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सप्लाई। जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। और अब हम समझ चुके हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है मैम? कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई तब बनती है जब वो ABC टेस्टिंग पास करती है, विच मीन्स एक्टिविटी हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, एंड फॉर अ कंसिडरेशन हो। हाउएवर हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, वो सप्लाई में देखे थे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब बेटा आपको ना एक मास्टर चार्ट मैंने करवाया था यूनिट 1 के अंदर, अगर याद आ रहा है तो उस मास्टर चार्ट की मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी, लिवाई ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस के अंदर टैक्सेस कैसे लगाए जाते हैं, उनकी क्या लायबिलिटी होती है। तो मैंने आपको पूरे के पूरे इस दुनिया जहान के संसार में जितने भी गुड्स और सर्विस है उनको 3 बाइफिकेशन में डिवाइड किया था। कौन सी 3 मैम? ऐसे गुड्स जो कि जीएसटी के परव्यू से टोटली बाहर है, जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं, जीएसटी उनको छू तक नहीं पाया। ठीक है जी। ऐसे गुड्स जिनके साथ जीएसटी तो लगता है पर कोई और टैक्स भी लग रहा है। और ऐसे गुड्स जहाँ पे, ऐसे गुड्स या सर्विस जहाँ पे मोदी जी का नारा, स्लोगन वन नेशन वन टैक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही लगता है। इधर आ जाओ, ऐसे गुड्स जो कि जीएसटी के परव्यू से टोटली बाहर है, जिसको मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहती हूँ। ऐसी सप्लाई जो कि टैक्सेबल ही नहीं है जीएसटी के एम्बिट में, कौन कौन से थे मैम? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एक एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो मेरे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसमें क्या लगता था मैम? अगर ये चीज़ें बनाई जा रही है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल एक्साइज टैक्स या ड्यूटी लगती थी, और जब मैं इसको बेचूंगी इनकी सप्लाई के ऊपर वैट या सीएसटी लगता था, डिपेंडिंग कि जो इसकी सप्लाई हो रही है, जो इसकी सेल हो रही है, वो इंट्रास्टेट हो रही है या फिर इंटरस्टेट हो रही है। फिर 6 जो मेरा कॉम्पोनेंट आता था वो आता था एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और जब मैं इसको बेचती थी तो इसकी सेल के ऊपर वैट या सीएसटी लगता था। फिर गवर्नमेंट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी थी। अमेंडमेंट में उसने ये कहा था कि भैया जो अनडिनेचर्ड ईएनए है, अनडिनेचर्ड ईएनए का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल चीज़ ये समझना कि मैम जो ये एल्कोहलिक लिकर है, जो लिकर है मेरी, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम में आ रही है, देख रहे हो, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो ये लिकर बन रही है, इस पर तो जीएसटी लगेगा नहीं। पर मैम लिकर बने बनाए थोड़ी बन जाती है, इसके अंदर भी तो कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं। तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट वाज ईएनए, अनडिनेचर्ड ईएनए। अब प्रोविजन ने कहा कि अगर आप इस अनडिनेचर्ड ईएनए को खरीद के ला रहे हो तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, जब तक
आप इसको अल्कोहलिक लिकर को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ करोगे। मतलब मैंने ENA लेकर आई, उसकी मैंने लिकर बनाई और उसकी लिकर बना के मैंने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ करी, तो इस चीज़ पे GST नहीं है। और वो एक स्टेप और पीछे गए और उन्होंने कहा इस ENA के ऊपर भी GST नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल यू यूज़ इट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसका मतलब GST नहीं आएगा तो कोई और टैक्स आएगा, उस चीज़ के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमने ये क्रक्स निकाला कि इफ़ दिस ENA इज़ यूज फॉर द एल्कोहल मैन्युफैक्चर तो इस पर GST नहीं आएगा। हाउएवर इफ इट इज़ यूज फॉर एनी अदर पर्पस तो इसके ऊपर GST आएगा। इतने डीप में मत जाना, बस आपको 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 6 अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इसी से रिलेटेड है अनडिरेटेड ENA, ये याद होना चाहिए कि जिसे GST के परव्यू से बाहर है। फिर बेटा ऐसे गुड्स आते हैं जैसे कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पे क्या है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और साथ साथ में GST लग जाता है, क्योंकि पहले वाले केसेस में क्या था GST नहीं लग रहा था तो वैट और CST लगता था। तो हमने क्या था देखा, हमने ये देखा कि अगर GST पेबल नहीं है, मतलब अगर GST पेबल है तो वैट और CST पेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे वैट CST आना चाहिए था, पर उन्होंने कहा वैट CST नहीं है तो हम GST लगा देंगे डिपेंडिंग कि इंट्रा है या फिर इंटर है। ठीक है जी। सिमिलरली क्या है ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक्स, तो भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगेगा और जब इसको हम सेल करेंगे तो इसके ऊपर GST लगेगा। बाकी जितने सब कुछ बच गए उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ GST का ही बोलबाला चलेगा। चलो ये बात क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस मैंने आपकी फटाफट से रिवीजन करवा दी। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST। अब कोई बच्चा क्या मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि मैम यहाँ पे SGST क्यों नहीं लिखा? देखो CGST और SGST ना दोनों बेटा पैरेलल चलते हैं। अगर कोई भी प्रोविजन CGST के लिए है तो ऑब्वियसली सिमिलरली सेम चीज़ें SGST के लिए भी लागू हो जाएंगी। तो इसलिए क्या एक्ट बना, CGST और IGST को पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या पढ़ूंगी मैम, लिवाई लायबिलिटी कब अराइज होती है CGST लगाने की, तो वो मुझे कहाँ बता रखी है, वो मुझे बता रखी है सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सेक्शन कहता है कि भैया आपका CGST लगेगा। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है, इस सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि CGST आपका कब कब लगेगा। इन नटशेल वेयर द CGST इज एप्लीकेबल। तो भैया देखो लिवाई की अगर मैं बात करूँ तो CGST एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज के ऊपर। अगर मैं इंटर करूँ मैम CGST नहीं आएगा, IGST आएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे GST आता ही नहीं है। एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल ENA, ठीक है, इसके ऊपर भी GST नहीं आता। या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वही सेम चीज़। तो भाई मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स कराए थे ना, ये दोनों पॉइंट्स एल्कोहल लिकर और अनडिनेचर्ड ENA वाला, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आपका GST नहीं आएगा। GST नहीं आएगा तो ऑब्वियसली CGST लगने का भी सवाल नहीं उठता। ठीक है जी। अब जो मेरा GST लगेगा, जो मेरा CGST लगेगा वो किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, ऑन व्हाट वैल्यू, जो मेरा टैक्स चार्ज होगा बेटा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर होगा। जो मेरी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन की वैल्यू का मतलब क्या होता है, A ने B को आज एक लैपटॉप सोल्ड किया, लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, लैपटॉप की वैल्यू है 50,000, तो 50,000 के ऊपर दिस इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसके ऊपर GST लगेगा। GST विल बी कैलकुलेटेड ऑन 50,000। ठीक है जी, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। और सेक्शन 15 कहता है कि GST जो लगेगा वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है जी। अब किस रेट से लगेगा, तो कोई से भी रेट हो सकते हैं मैम, हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरी है, 5% की, 12% की, 9% की, 18% की, पर लॉ के हिसाब से GST लॉ के अंदर मैक्सिमम जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है फॉर CGST वो कितना है, 20%। CGST मैक्सिमम 20% तक ही जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे क्लैरिटी देती हूँ। क्या होता है, हर साल जब बजट लेकर आती है निर्मला सीतारमण जी तो वो GST के रेट्स को रिवाइज कर सकती है कि कोई भी कमोडिटी पे मान लो पहले 18% लगता था, अब 12 लगेगा या फिर अब 5% लगेगा। पर GST लॉ में ही एक चीज़ लिखी हुई है कि आप कभी भी 20% से ऊपर का CGST किसी भी गुड्स या सर्विस के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। अगर मैम मुझे 20% से ऊपर चार्ज करना है, निर्मला सीतारमण जी कहती है कि मुझे तो 25% चार्ज करना है CGST, सिर्फ और सिर्फ CGST 25% चार्ज करना है, इसका मतलब 25% SGST चार्ज करना होगा। तो ये कब हो सकता है, जब मैं GST लॉ के अंदर अमेंडमेंट करूँ। ठीक है जी। अभी लॉ क्या कहता है,
सिर्फ 20% तक ही मैक्सिमम जा सकता है। CGST कैन मैक्सिमम भी 20%। इसका मतलब अगर CGST 20% है तो ऑब्वियसली SGST भी मेरा कितना हो जाएगा 20%। ठीक है जी। अच्छा, तो रेट क्या है? एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड, किस मैनर में कलेक्ट किया जाएगा? जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है। एंड पेमेंट, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट शैल बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। जो GST की पेमेंट है वो एक टैक्सेबल पर्सन पे करके चलेगा। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सप्लायर की बात करी जा रही है कि बाय डिफॉल्ट अगर ट्रांजैक्शन मेरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल नहीं होती, RCM नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो सप्लायर जो है, जो टैक्सेबल पर्सन है, वो GST पे करके चलेगा। ठीक है जी। अब मैम अगर RCM में फॉल कर रही है तो RCM में फॉल करी तो रिसिपिएंट होगा, और रिसिपिएंट उस केस के अंदर क्या होगा? वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड व्यू लिया, टैक्सेबल पर्सन। अगर सप्लायर है तो सप्लायर टैक्सेबल पर्सन है, अगर ट्रांजैक्शन RCM वाली है तो रिसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अब इधर देखो, लेवाई ऑफ IGST फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी मुझे पता है IGST लगता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर ऑन गुड्स सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अनडिनेचर्ड ENA और रेक्टिफाइड स्पिरिट। IGST जो है वो इम्पोज किया जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, जो अगेन सेक्शन 15 हमें बताता है। ठीक है जी। उसके बाद IGST इज द सम ऑफ CGST एंड SGST या UTGST, हमें पता ही है कि इसका सम होता है, इसलिए जो मैक्सिमम रेट है IGST का दैट कुड बी 40%। अगर यहाँ पे मैक्सिमम रेट 20% है तो IGST का जो मैक्सिमम रेट जा सकता है वो कितना जा सकता है? 40%। एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैं अपने गुड्स को सेल कर रही हूँ हरियाणा में, क्या लगेगा मैम? बॉर्डर इंटरचेंज हो गए, IGST लगेगा। अब जो मैंने गुड्स सेल करे हैं वो लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ के करे हैं, तो मैं मैक्सिमम IGST कितना चार्ज कर सकती हूँ? 40% का। ठीक है, दैट इज 40,000। अब वैसे तो 40,000 जो है, ये 40% जो है वो कोई से भी गुड्स पे स्पेसिफाई नहीं है, पर अगर गवर्नमेंट को लगता है तो इन फ्यूचर वो IGST की लिमिट को मैक्सिमम बढ़ा के 40% तक ले जा सकती है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इंटर एंड इंट्रास्टेट सप्लाई एज अ जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहाँ पे सप्लायर बैठा है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ पे सप्लायर बैठा है। मैम मैं अगर गुड्स दिल्ली से भेज रही हूँ, दिल्ली क्या है? ये मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर। मैम मैं हरियाणा भेज रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी? मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। आर इन द सेम स्टेट, वो सेम ही स्टेट के अंदर है तो वहाँ पे उस केस के अंदर उसको इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे। पर अगर जो मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर है, मान लो वो दिल्ली में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हरियाणा में है या वो मुंबई के अंदर है, ठीक है, 2 डिफरेंट स्टेट में है या फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर है या फिर एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर, अगर नटशेल में बात करूँ बॉर्डर चेंज हो गया तो उसको मैं इंटरस्टेट सप्लाई कहूँगी गुड्स या सर्विस की। डिटेल डिस्कशन जो होगा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर कवर करके चलेंगे। ये बेसिक फंडा याद हो गया, ये बेसिक फंडा क्लियर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैम दिल्ली टू दिल्ली जा रहा है तो इस केस के अंदर CGST SGST मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम लिमिट है 20% की, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैम इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करूँ, ठीक है जी, तो हरियाणा से अगर पंजाब में जा रहे हैं IGST, 2 डिफरेंट स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। अगर बताओ दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो चंडीगढ़ क्या है? मेरी यूनियन टेरिटरी, तो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे कैप्चर होगी, तो उस केस के अंदर आपका IGST लगेगा और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 40% का। ठीक है जी। अब आगे चलो, एग्जाम्पल पढ़ो। मनीष अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज GST अनदर रेगुलर स्कीम, ठीक है जी, एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन। थ्रेशोल्ड की एग्जाम्पशन उसको मिलने वाली नहीं है, मतलब जो हम 10 लाख 20 लाख 40 लाख देखते थे, नहीं देखना। ही हैज़ मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। इंट्रास्टेट सप्लाई करिए उसने गुड की 8 लाख की, इंटरस्टेट करिए 3 लाख की, और ये जितनी भी अमाउंट है 8 लाख और 3 लाख, ये GST को एक्सक्लूड करके है, इस पर GST अभी तक नहीं लगा। GST का रेट क्या है? 9-9-18%। आपको GST बताना है जो मिस्टर मनीष जो है पे करके चलेगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स के ऊपर। ठीक है जी। अगर मैं बेटा बात करूँ पहले इंट्रास्टेट सप्लाई की, तो 8 लाख पे पहले 9% का CGST, 8 लाख पे 9% का SGST, कितना हो जाएगा? 72,000। उसके बाद अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई की बात करूँ तो 3 लाख के ऊपर 18% का IGST लगेगा, 54,000। तो जो टोटल GST उसको पे करना है 72-54-54। वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। अब आ गया जो एग्जाम्पल 2 में, जोहरा एम्प्लोरियम, ठीक है, एम्पोरियम मुंबई के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने ये इन्वॉइसेस इशू करे किस किस पार्टी को? गुप्ता फैंसी स्टोर को, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। मुंबई और अहमदाबाद क्या हो गया जी? मुंबई और अहमदाबाद, बताओ फटाफट। मैम साफ साफ पता चल रहा है ये तो इंटरस्टेट सप्लाई होगी। ठीक है जी। वैल्यू कितनी है? 1,80,000। रानी पुणे के अंदर है, ये भी क्या हो जाएगी? ये मेरी C और S के अंदर हो जाएगी, मुंबई और पुणे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? दिल्ली है, तो ये मेरी इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी। जो टैक्स रेट है वो 9-9-18% है।
आपको निकालना है। ये कौन सी है, ये मेरी मैम इंटर है, तो 1,80,000 के ऊपर 18% का IGST लगेगा 32,400। 2,50,000 के ऊपर 9% का CGST और SGST लगेगा 22,500 22,500। 3 लाख के ऊपर मेरा 18% का IGST लगेगा 54,000। तो ये टोटल मुझे GST पे करवाना होगा। वेरी इजी। चलो उसके बाद एक टॉपिक आता है मेरा गुड्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, GST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट पे GST का क्या फंडा है वो समझो। सबसे पहली चीज़ तो बात करेंगे इन केस ऑफ गुड्स की। तो देखो, वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर इंडिया के अंदर है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया है। सप्लायर जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है, यहाँ इंडिया में, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ गुड्स शैल डीम टू बी द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। हम क्या मान लेंगे कि जो सप्लाई हो रही है वो इंटरस्टेट हो रही है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है यार, कि अगर आपका कभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं उसको इंटरस्टेट मान के चलूँगी, बिकॉज वो सेम स्टेट के अंदर नहीं हो रहा, आपका बॉर्डर चेंज ही हो रहा है। चाहे बॉर्डर चेंज होकर इंडिया की किसी दूसरी स्टेट यूनियन टेरिटरी में जाए या इंडिया से बाहर जाए, मैं इसको इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स मानूंगी। इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो जो फुलफिलमेंट है सर्टेन कंडीशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। किसी भी चीज़ को आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब तक नहीं कहोगे जब तक वो कुछ बेसिक कंडीशन को फुलफिल ना करे, लाइक द नेचर ऑफ करेंसी इन विच द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड और लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर, कुछ ऐसी कंडीशन है। ठीक है जी। अब एक चीज़ मैंने आपको और सिखा रखी है, जो मैम एक्सपोर्ट होते हैं वो ज़ीरो रेटेड होते हैं। तो देखो कहानी क्या कहती है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो मेरी इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर काउंट होता है, और अगर कोई भी सप्लाई मेरी इंटर स्टेट बन जाएगी तो उसके ऊपर मेरा IGST बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोज होगा। पर हम ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो रेटेड है। वाई सो? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ GDP, और समझ रहे हो कि ऑब्जेक्टिव वो है कि उनका कि भैया वेलफेयर हो, लोगों की ग्रोथ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना सीखे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर GST इम्पोज नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट को ज़ीरो रेटेड बनाते हैं कि इसके ऊपर जो GST लगेगा वो दैट इज 0% का, ज़ीरो रेटेड। तो अंडर द GST रिजाइम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस इज ट्रीटेड एज ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। अकॉर्डिंगली कोई भी टैक्स पेबल नहीं होगा अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। एक्सपोर्टर वुड बी एलिजिबल टू क्लेम द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है मैम, एक्सपोर्टर जो है वो भी तो सामान कहीं से खरीद के लाया होगा, और जब खरीद के लाया मतलब अपनी परचेज के ऊपर तो उसने GST पे किया होगा। तो जो GST पे किया था आप उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो, उसका ITC ले सकते हो। पर जब बेचोगे आगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। The exporter may utilize such credit for discharge of other output taxes, और alternatively the exporter may claim a refund of these taxes। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी सामान आप खरीद के लाए थे, परचेज करके लाए थे, ऑब्वियसली आपने उसमें GST पे किया था। लेट सपोज आपने 18,000 रुपये का GST देकर आए हो परचेज के टाइम पे। अब जब आप उसकी सेल करोगे, विच मीन्स आप उस सामान को एक्सपोर्ट करोगे, तो उसके ऊपर तो GST जो है वो लगना ही नहीं है। तो आप दो काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट काम करते हो तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। मान लो आप इंडिया में किसी दूसरी स्टेट में या सेम स्टेट में सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली GST लगेगा। तो इस 18,000 को यहाँ पे सेट ऑफ कर लेना, या फिर 18,000 का रिफंड ले लेना एक तरीके से। तो वो चीज़ कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलो एग्जाम्पल 3 पढ़ते हैं। रामा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर 1500 नंबर्स ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग एसेसिबल वैल्यू ऑफ ₹900 पर पीस। एक पीस की वैल्यू 900 रुपये है। रामा इंडस्ट्रीज ने 1100 पीस जो है DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दिए, और जो बैलेंस पीस है उनको एक्सपोर्ट कर दिया। 1500 टोटल थे, 1100 उसने अपने एरिया में बेच दिए, तो 400 उसने एक्सपोर्ट करे हैं। कितने के प्राइस पे? 900 रुपीज़ पर पीस के प्राइस पे। ये कितना हो जाएगा? 9 4 32, 3,20,000 रुपये की वैल्यू हो गई। ठीक है जी। क्या इसके ऊपर GST आएगा? नहीं आएगा। वाई सो? बिकॉज इट इज़ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर ज़ीरो रेटेड, उस पर कोई भी GST नहीं लगता। इफ़ द रेट ऑफ CGS इन SGS इज पेबल एट 10%, तो कैलकुलेट करो कि क्या आपकी इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर, जो भी आपकी आउटपुट सप्लाई है उस पर क्या टैक्स लगेगा। तो व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ज़ीरो रेटेड, हैंस IGST पेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन CGST SGST का अराइज नहीं होता, पर GST जो होगा 400 पीसेस के ऊपर वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। बीइंग ज़ीरो रेटेड GST पेबल एज निल। पर अगर मैं उन 1100 पीसेस की बात करूँ तो 1100 पीसेस मल्टीप्लाई बाय 900 कितना हो जाएगा? 9,90,000। अब मैंने सेम ही अपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ही बेच दिए, तो CGST और SGST एप्लीकेबल होगा कितना? 10% के हिसाब से।
ठीक है जी। तो 9,90,000 का 10%, 990 का 10%, ये आपका टोटल जीएसटी पेबल होगा आउटवर्ड में। अब जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है मे बी लेस देन above amount as input tax credit will be available। जब इस सामान मैं खरीद के लाई थी तो उस टाइम पे ये चीज़, ये लाइन का कहना चाह रही है कि जब आप वो सामान खरीद के लाए थे, परचेज करके लाए थे, तो ऑब्वियसली आपने जीएसटी पे किया होगा। तो जो जीएसटी आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो और जो ये वाला जीएसटी है ये उसमें से माइनस कर लेना। लेट सपोज जब आप खरीद के लाए थे तब आपने CGST पे किया था 1,00,000 रुपीज़। अब आप जब बेच रहे हो तो CGST आ रहा है 99,000, तो माइनस करके आपका 1,000 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट को रिड्यूस करवा लेना, ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम एक्सपोर्ट का जो आपने पूरा ये बताया है कंसेप्ट, इसमें मुझे याद रखने वाला क्या है? आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ज़ीरो रेटेड होते हैं। ज़ीरो रेटेड का मतलब है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है जी। अब दूसरी कहानी, अगर मैं कोई भी इनवर्ड में सामान लेकर आई थी, उस पर मैंने जीएसटी पे कर दिया है, तो उसका मैं क्लेम कर सकती हूँ, उसको मैं रिफंड मांग सकती हूँ उसका, या फिर उसको एडजस्ट कर सकती हूँ अपनी अदर परचेज से जो कि एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। अब जीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर मैं गुड्स या सर्विस का इम्पोर्ट कर रही हूँ तब क्या कहानी है? तो देखो, ऑल इम्पोर्ट्स आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम दूसरे देश का सामान अपने देश के अंदर लेकर आ रहे हैं, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में इसको भी मैं इंटर स्टेट सप्लाई मानूंगी और IGST इसके ऊपर लिवाई होगा ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन एडिशन टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज़। याद है मैंने आपको बता रखा है मैम, अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस करती हूँ, सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर जाओ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया करती थी, ठीक है, तो मैंने एक बताया था आपको कि वो यहाँ पे कवर होगा। पर जो अगर मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स करूँगी तो उसके ऊपर कस्टम के हिसाब से मेरे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर IGST लगेगा और कस्टम ड्यूटी लगेगी इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम एक्ट। जो IGST है इंपोर्टेंट गुड्स पे लग रहा है, इंपोर्ट पे क्यों लग रहा है भैया? आपने डोमेस्टिक जो मेरे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोड्यूसर्स है, रिटेलर्स है, ट्रेडर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर सस्ते में चाइना से सामान यहाँ पे डंप कर दोगे तो इंडियन लोगों का क्या होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का, ट्रेडर्स का क्या होगा। तो इसलिए इंपोर्ट पे आपका टैक्स लगाया जाता है। जो इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉलोज द प्रोविजन ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, इस पे कस्टम टैरिफ एक्ट लगता है एंड इज कलेक्टेड व्हेन कस्टम ड्यूटीज आर लेवाइड अंडर कस्टम एक्ट। दिस टैक्स इज इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटीज एंड इज इम्पोज्ड एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट। जो मैं IGST पे कर रही हूँ वो बेसिक कस्टम ड्यूटी से अलग एक और टैक्स है, इन एडिशन टू दिस है। सर्टेन लग्जरी और डीमेरिट गुड जो है उनके ऊपर भी GST कंपनसेशन सेस लगता है। अब मुझे दिमाग पे जोर लगा के बताओ कि GST कंपनसेशन सेस क्या था? मैंने फटाफट से आपको बता रखा है यूनिट 1 के अंदर। मैम, जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टेट्स को लॉस से, GST की इम्प्लीमेंटेशन से जो लॉस होने वाला था उससे बचाने के लिए GST कंपनसेशन सेस बनाया गया था। ठीक है, तो कुछ डीमेरिट्स गुड्स के ऊपर GST कंपनसेशन सेस भी लगाया जा सकता है जिसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ITC है ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड एट अ टाइम ऑफ इम्पोर्ट, जब सामान इंडिया में आया, इम्पोर्ट हुआ, उस टाइम पे जो भी मैंने IGST पे किया था, क्या मुझे उसका ITC मिल जाएगा? क्या मैं उसको अपनी, और जब मैं उस सामान को बेचूंगी जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई होगी वहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। इंपोर्ट अगर मैं कर रही हूँ गुड्स का तो इन नटशेल बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी एज पर कस्टम्स एक्ट और एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी एज पर IGST एक्ट। ठीक है जी। अब एक चीज़ मुझे आपको सिखानी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM, दैट इज 93 और 94 ऑफ द CGST एक्ट। देखो मेरी बात समझो, मेरा नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल ये कहता है कि जो भी सप्लायर है वो GST की पेमेंट करेगा। देखो मैंने आपको कैसे सिखाया था, गवर्नमेंट है यहाँ पे आपका सप्लायर है और यहाँ पे आपका रिसिपिएंट है। ठीक है जी। तो वैसे तो सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, पर RCM के केस के अंदर रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करवाएगा। ठीक है जी। तो नॉर्मल रूल क्या कहता है कि सप्लायर GST पे करेगा रिसिपिएंट से कलेक्ट करके, ये L शेप का मैकेनिज्म बनाएगा, उल्टा L। पर अगर रिवर्स चार्ज का है तो रिसिपिएंट जो है, जो बायर है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, सप्लायर की नीड नहीं होगी। तो जो लायबिलिटी है GST गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की, वो सप्लायर से शिफ्ट होके रिसिपिएंट के ऊपर आ जाती है। अब सेक्शन 9(3) का कहता है, सेक्शन 9(3) कहता है कि कुछ मेरे ऐसे नोटिफाइड गुड्स है या सर्विसेज है, गवर्नमेंट
टाइम टू टाइम कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करेगी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि उसके ऊपर जो जीएसटी की पेमेंट है वो बायर या फिर रिसिपिएंट ही करवा के चलेगा। ठीक है जी। इस केसेस के अंदर सप्लायर टैक्स पे नहीं कराएगा और रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करवा के चलेगा। तो रिवर्स चार्ज अंदर नोटिफाइड केसेस अप्लाइज टू स्पेसिफिक, जो हम गुड्स या सर्विस कहेंगे उसके ऊपर रिसिपिएंट टैक्स पे करवाएगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को कराएगा। रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स डायरेक्टली। तो रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट of the supply of goods or service instead of supplier of goods or service or both under section 9(3) और 9(4). और सेम चीज IGST एक्ट के अंदर क्या बन जाता है, सेक्शन 5(3) और 5(4). CGST एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है सेक्शन 9(3) 9(4 में, IGST एक्ट में ये बात लिखी हुई है सेक्शन 5(3) 5(4 के अंदर। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। अच्छा मैम, अगर आप मुझे एग्जांपल दो, तो एग्जांपल का क्या होता है, अगर RCM का जब मैं चैप्टर बताऊंगी ना तो उसमें डिटेल में पढ़ोगे। अभी समझो, अगर कोई भी लीगल सर्विसेज है, कोई एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को कोई भी लीगल सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस के अंदर बिजनेस एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करवा के चलेगी। मैम मेरे को क्या ट्रांजेक्शन लर्न करनी है, अरे नहीं करनी यार, RCM को जब चैप्टर करेंगे तो ऑब्वियसली तब उस टाइम पे करोगे ना। ठीक है जी। और एग्जांपल बताओ, अगर कोई भी सर्विसेज गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कर रही है तो भाई वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करवा के चलेगी। ठीक है, इन सारे केसेस के अंदर जो रिसिपिएंट होगा सर्विसेज का वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करवाएगा। अब सेक्शन 9(4) क्या कहता है, सेक्शन 9(4) कहता है रिवर्स चार्ज ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड है और वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, रिसिपिएंट जो होगा, जो बायर होगा उसके ऊपर फॉल करेगी। ऑब्वियसली बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि मैम अगर दो पर्सन होते हैं, एक सप्लायर एक रिसिपिएंट, अगर ये अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और ये रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली इसी के ऊपर बर्डन डालो, इसी के कंधों पे बोझ डालो कि जीएसटी ये गवर्नमेंट को पे करवा के देगा। तो रिलेट्स टू स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, टैक्स लायबिलिटी फॉलो ऑन द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने कुछ सर्विसेज जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मान लो आपसे खरीदी। ठीक है, अब उन सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी है वो रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगी। परफेक्ट है, समझ में आ गई। कहने की बात क्या है कि जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कब सप्लायर से शिफ्ट होकर रिसिपिएंट के ऊपर जाएगी। मैम अगर वो सेक्शन 9(3) में कवर हो रहे हैं, अगर वो सेक्शन 9(4) में कवर हो रहे हैं। 9(3) में क्या है भाई, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिए कि अगर ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस के अंदर जो सप्लायर है वो जीएसटी पे ना करवा के रिसिपिएंट पे करवाएगा। और 9(4) कहता है कि अगर जो आप सप्लाई हो रही है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करवा के चलेगा। उसके बाद आ जाओ लिवाई ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि गवर्न है सेक्शन 9(5) के अंदर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उस पर जीएसटी कैसे लगेगा, वो कैसे जीएसटी की पेमेंट करवाते हुए चलेंगे, ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ई कॉमर्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो होते कौन है। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को। समझ रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल दो मैम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, व्हाट आर दीज आर योर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विस बोथ की, जिसके अंदर एक डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। आप खरीद क्या रहे हो, आपको फिजिकल प्रोडक्ट जो है एक तरीके से समझो, आपने आज बुक करा उबर के ऊपर, राइडर आ गया, अब राइडर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप जो बुक कर रहे हो वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। दो अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच में एक मीडिएटर कौन है, मैम ओला वाला। उधर राइड बुक हो रही है, आप कभी भी ना अपना जो फेयर होता है उसको देखना, उसके ऊपर हमेशा हमेशा आपके बिल के ऊपर जीएसटी इम्पोज होगा। और वो जीएसटी ना आप दे रहे ना राइडर दे रहा, जीएसटी दे कौन रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैम फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, कितनी सारी फीस जोड़ता है मैम कन्वीनियंस फीस, पैकेजिंग फीस, हमारी प्लेटफॉर्म फीस, जीएसटी जोड़ता है। तो जीएसटी आपने तो डिपॉजिट कराया नहीं गवर्नमेंट को, और ना ही जो क्लाउड किचन वाले वो डिपॉजिट कराते। तो जीएसटी डिपॉजिट कौन करा रहा है, जोमेटो वाला, स्विगी वाला। तो ये लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर डाल दी गई। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करता है, पर सेक्शन 9(5) में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी पे करवा के चलते हैं। एग्जाम्पल दो हम सर्विसेज का, देखो अगर मैं बात करूँ बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इसके अंदर कवर है, दैट मीन्स ओला और उबर की सर्विसेज, रैपिडो की सर्विसेज। मैम अकोमोडेशन वाली सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि आपने देखा होगा ओयो जो है क्या करता है, एक तरीके से अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या होटल वाला जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, नहीं।
क्या मैं कर रही हूँ? नहीं। बीच में कौन कर रहा है? मीडिएटर, अगोड़ा, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? ये जीएसटी आपसे कलेक्ट कराते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए। फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले, दैट इज स्विगी, जोमेटो, ईट शेयर, ये क्या है? मैम ये पे करवाते हैं। तो देखो 3 तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर इंक्लूडेड है। एक तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले, दूसरे होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने वाले, और तीसरे रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले। ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो जीएसटी पे करवा के चलेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सीजीएसटी लायबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, द गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्टेन सप्लाईज कौन सी? जो मैंने आपको बताई, 3 सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, होटल अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट सर्विसेज, काउंसिल के रिकमेंडेशन के ऊपर, जिसपे ये कहा गया कि जो टैक्स होगा इंटरस्टेट सप्लाईज का, ऑफ विच शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। अगर सर्विसेज उसके थ्रू रूट अगर आ रही है तो उस पर टैक्स वो पे करवाएगा। ऑल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू ई कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज अ सप्लायर लायबल फॉर पेइंग टैक्स फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। माना जाएगा भैया आप ही सप्लाई करवा रहे हो। एग्जाम्पल दूँ आपको? एग्जाम्पल पहले मैं आपको देती हूँ ओला राइड का। ओला राइड में क्या होता है? ड्राइवर भैया आपको क्या करते हैं, उसके में फ़ोन में ट्रिंग ट्रिंग बजती है, वो एक्सेप्ट करता है राइड को। राइड आपने बुक करी है, ठीक है जी। अब बीच में मीडिएटर क्या है? प्लेटफॉर्म किसका चल रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओला का चलने लग रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इस केस के अंदर जो जीएसटी लायबिलिटी है वो ओला पे फॉल करती है, ना कि ड्राइवर पे। सिमिलरली स्विगी का फूड जो है वो रेस्टोरेंट वाला दे रहा है, क्लाउड किचन वाला दे रहा है, ऑर्डर आप कर रहे हो, प्लेटफॉर्म किसका यूज़ हो रहा है? स्विगी का यूज़ हो रहा है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी जो है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट को पे कराएगा जीएसटी। समझ में आ गया? ये चीज़ है। तो देखो इधर सिंपल सी चीज़ क्या है, आपको नटशेल जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है सेक्शन 9(5) के अंदर उनकी लायबिलिटी है, प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी है जीएसटी डिपॉजिट करवाने की। अब एक टॉपिक आता है मेरा जीएसटी रेट रिलेशनशिप। बहुत ईजी है, इसको सिंपल रीडिंग लगा लो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रीडिंग का कहते हैं द जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन of 2025 represent one of the most significant reform in the GST regime। GST regime में बहुत significant एक change है, reform है जो लिया गया था 2025 के अंदर। Since its implementation in 2017, जब से GST implement हुआ है 2025 में एक बहुत अच्छा structural reform लिया गया था। Recognizing the complexity and multiplicity of tax slab, अलग अलग टैक्सेस की स्लैब थी मैम। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18%, 28%, 9%, बहुत सारी थी। मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्लैब जो अर्लियर जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर थी, जिसके अंदर बहुत तरीके के टैक्स स्लैब थे, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। जीएसटी काउंसिल बैठा जिसको यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने चेयर किया, बैठक बिठाई, सलाह मशवरा किया, अप्रूव कर दिया एक कंप्रीहेंसिव रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट कि भैया इतने सारे रेट नहीं रखने, सबको हटाओ और कुछ चुनिंदा रेट को रखो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लेक्स नहीं। जो कि चालू कब से हुआ, लागू कब से हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जीएसटी रेट्स रेशनलाइज करने का, ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था पीछे, कि भैया जीएसटी के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करो, कंप्लायंस बर्डन को कम करो, लोगों को EODB दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम करने में उनको मजा आना चाहिए, ना कि वो रेट में घूमते रह जाए कि किस पे क्या लगना है, किस पे क्या नहीं लगना। Provide relief to consumer and stimulate economic activity by lowering the effective rate on a commonly consumed goods or services। अंडर द रेशनलाइज रिजीम जो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर था उसको कंप्रेस कर दिया गया, छोटा करा गया, कंप्रेस किया गया बाय रिमूविंग इंटरमीडिएट स्लैब। बीच की जो स्लैब्स थी, ये सारी स्लैब्स, इंटरमीडिएट स्लैब्स को हटा दिया गया बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज से, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ मोर स्ट्रीमलाइन, स्मूथ, इजी गोइंग अप्रोच निकाली गई विथ फ्यूअर स्टैंडर्ड रेट्स। जो रेट्स थे, जीएसटी रेट थे, वो कम कर दिए गए, फ्यू करे गए, स्टैंडर्डाइज। दिस रिफॉर्म एम्स एट ग्रेटर टैक्स न्यूट्रलिटी अक्रॉस द सेक्टर्स, ताकि टैक्स पे जो रेट लग रहे हैं, जो जीएसटी लग रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, टर्शरी में न्यूट्रलाइज हो जाए। Improve compliance through simplification and reduction in cascading effect, where the higher tax on input impacts the final price of goods and services। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करा गया कि भैया जो भी इनपुट चीज़ें हैं जो लगती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरीज, उनके रेट्स कम कर दिए गए ताकि अल्टीमेट फाइनल प्राइस जो हुआ गुड्स और सर्विस का वो कम हो जाए। अब ये है क्या कहानी बेटा, आपने पढ़ा होगा 2025 के अंदर क्या हुआ था। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज जो कि पहले 18% पे आए गए थे, उनका सीधा रेट डाउन करके 5% की कैटेगरी पे उनको ले आए।
अब ऐसे कौन कौन से थे ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के अंदर। ये बेटा आपका सिंपल छोटा सा होमवर्क है जिसके अंदर आपको ये स्टडी करना है कि हम कौन से गुड्स के ऊपर क्या रेट चेंजेस आए थे। ये समझ में आ गया। अब देखो न्यू जीएसटी रेट क्या थे। पहले क्या लगता था 0%, नील रेटेड, 2.5%, 6%, 9%, 14%। इसी का डबल हो जाया करता था आईजीएसटी में 0, 5, 12, 18, 28। अब सिंप्लीफिकेशन क्या हुई 0, 2.5, 6 वाली कैटेगरी उड़ा दी, 9 और 20। मैंने क्या बताया मैक्सिमम सीजीएसटी रेट 20%, मैक्सिमम आईजीएसटी रेट 20%, मैक्सिमम आईजीएसटी रेट 40%, सीजीएसटी एसजीएसटी 20-20 और मैक्सिमम 40% हो सकता है। ये जो न्यू जीएसटी रेट थे वो इम्पोज हुए। ये समझ में आया आपको? बताओ मुझे, ये बताओ क्या ये समझ में आया? होमवर्क समझ में आया कि होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क के अंदर आपको याद करके आने हैं या समझ के आना। याद तो क्या ही करोगे, समझ के आना। मान लो आपके पेपर के अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि 2025 में जीएसटी रेशनलाइजेशन आया, उसके अंदर कौन से गुड्स का क्या रेट थे और क्या हो गए, क्या कर लोगे? ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके हम चलेंगे। ये रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर क्या था, ये रिफॉर्म का एम क्या था? टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो, टैक्स स्ट्रक्चर की सिंप्लीफिकेशन, नंबर ऑफ टैक्स स्लैब कम हो, कंप्लाइंस इंक्रीज हो, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो, न्यूट्रलिटी प्रमोट हो और सिस्टम ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो। ये सारे जो वर्ड्स थे इसी में ही लिखे हुए हैं। ये रेशनलाइजेशन की नीड क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे। मल्टीपल टैक्सेस का मतलब मल्टीप्लिसिटी थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी। समझ रहे हो? कन्फ्यूजन था क्लासिफिकेशन में, हाई लिटिगेशन थी। अब स्लैब्स कम हो गई, क्लियर स्ट्रक्चर हो गया, यूनिफॉर्म टैक्सेशन हो गया। तो ये चीज़ है बेटा, समझ में आया आपको? तो देखो अगर मैं आपको चैप्टर का फेज 1 यहाँ पे वाइट रैप अप होता है, मैं आपको क्रक्स हूँ तो कुछ भी नहीं है चैप्टर के फेज 1 में। मैम इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होती है, सीजीएसटी किस पर लगता है, आईजीएसटी किस पर लगता है, किस वैल्यू पे लगता है, कौन पे करता है। फिर हमने 3 सेक्शन देखे 9.3, 9.4, 9.5। इसमें क्या कहते हैं कि भैया आरसीएम जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करवा के चलेगा 9.3, 9.4 में। और 9.5 में हमने बात करी थी ई कॉमर्स ऑपरेटर की। फिर हमने एक जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन देखा और एक टॉपिक हमने देखा था एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट इवन दो इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, पर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अगर मैं बात करूँ आपसे इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट इवन दो इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई, पर इसके ऊपर जीएसटी लगता है, परचेज के ऊपर जीएसटी लगता है। और जब मैं उसकी सेल करूँगी, आउटपुट सप्लाई करूँगी, तो इस जीएसटी को मैं क्या कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है।